हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके क्विक लर्निंग। आज हमारे इंडियन पॉलिटी का ये 9th लेक्चर है, जिसमें हम पॉलिटी का दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रेम्बल। प्रेम्बल का पहला लेक्चर मैंने आज सुबह ही अपलोड किया। आई होप कि आपने वो देखा होगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसी को देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक के बेसिक पॉइंट्स हमने उसी वीडियो में पढ़ाए हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेगा। तो आज का टॉपिक हमें पढ़ना है कीवर्ड्स इन द प्रेम्बल। मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर ही पढ़ाया था प्रेम्बल के बारे में, एंड वहां पर मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रेम्बल पढ़ाया था या कंपोनेंट्स ऑफ द प्रेम्बल के बारे में पढ़ाया था। वहां पर हमने देखा था कुछ टर्म्स का इस्तेमाल हो रहा था, कुछ कीवर्ड्स हमारे प्रेम्बल के अंदर है, तो उन कीवर्ड्स के बारे में ही हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कीवर्ड क्या था हमारे प्रेम्बल के अंदर, वो था सॉवरेन। तो अब सॉवरेन को हम समझते हैं कि सॉवरेन का मतलब क्या है। सॉवरेन का मतलब है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। क्या है सॉवरेन का मतलब? सॉवरेन का मतलब है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, एक आजाद मुल्क है। ना ही हम किसी पे डिपेंडेंट है, ना ही हम किसी के अंडर काम करते हैं। जितने भी इंटरनल या एक्सटर्नल मैटर्स होते हैं, क्या जितने भी इंटरनल या एक्सटर्नल मैटर्स होंगे वो इंडिया खुद मैनेज करेगा। कोई भी बाहर की कंट्री इंडिया के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। लेकिन 1949 में इंडिया ने डिक्लेयर किया कि हम कॉमनवेल्थ नेशन का पार्ट रहेंगे। कॉमनवेल्थ नेशन उन कंट्रीज का ग्रुप था जो कभी ना कभी ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे थे, लेकिन अब ये कंट्रीज गुलाम नहीं है, अब ये कंट्रीज आजाद है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों में ये डर उस टाइम पैदा हुआ था कि हम तो अभी अभी ब्रिटिशर से आजाद हुए हैं, अगर हम कॉमनवेल्थ के अंदर फिर से रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम तो फिर से गुलाम ही रह जाएंगे। लेकिन उस टाइम जवाहरलाल नेहरू ने लोगों को समझाया कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनके गुलाम रहेंगे, इनका मतलब ये है कि हम इन कॉमनवेल्थ कंट्रीज के साथ अपनी रिलेशन अब बिल्ड करेंगे, इनके साथ अलायंस क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम इनके गुलाम हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि सॉवरेन का मतलब क्या है और 1949 के अंदर इंडिया ने क्या डिक्लेयर किया कि हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहेंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यहां पर सॉवरेन होने का मतलब ये भी है कि अगर इंडिया एक आजाद कंट्री है, इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान अपनी टेरिटरी का कुछ हिस्सा किसी दूसरी कंट्री को भी यहां पर दे सकता है या किसी कंट्री का कुछ हिस्सा ले भी सकती है। तो अगर आजाद है तो ये इसका अपना हक बनता है कि ये अपनी कंट्री का कुछ हिस्सा दूसरी कंट्री को भी दे सकते हैं एंड दूसरी कंट्री का कुछ हिस्सा ले भी सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सॉवरेन होने का मतलब क्या है। उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड जो हमारे प्रेम्बल के अंदर मौजूद है वो है सोशलिस्टिक। सोशलिस्टिक का मतलब क्या है, अब हम इसी को समझते हैं। इस सोशलिस्टिक वर्ड को हमारे प्रेम्बल के अंदर ऐड किया जाता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। ये मैंने ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो के अंदर भी पढ़ाया था कि हमारे प्रेम्बल के अंदर खाली एक टाइम अब तक बदलाव लाया गया है, वो लाया गया है इसी 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 की मदद से। एंड इस अमेंडमेंट एक्ट की मदद से क्या किया गया, हमारे प्रेम्बल के अंदर 3 वर्ड्स को जोड़ा गया एंड उन वर्ड्स में से यहां पर एक कीवर्ड है सोशलिस्टिक। बाकी 2 कीवर्ड्स क्या है वो आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, क्योंकि मैंने पिछले क्लास के अंदर ही आपको बताया था। तो यहां पर सोशलिस्ट को ये एग्जाम में पूछा जाता है, आपको 3-4 वर्ड्स दिए जाएंगे, बताया जाएगा बताओ कि इनमें से कौन सी टर्म ऐसी है जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट की मदद से हमारे प्रेम्बल के अंदर जोड़ी गई थी। तो तीनों के तीनों नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे। यहां पर फिलहाल के लिए उनमें से एक ही आ चुका है जिसका नाम है सोशलिस्टिक। सोशलिस्टिक के लिए आप पहला ही पॉइंट क्या याद रखोगे, इसको हमारे प्रेम्बल के अंदर जोड़ा जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976 के अंदर जो आया था, इसी की मदद से इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़ा जाता है।
इस सोशलिस्टिक पैटर्न को एस्टेब्लिश करने के लिए एक सेशन होता है अवाड़ी में। कहां पे होता है? इस सोशलिस्टिक पैटर्न को एस्टेब्लिश करने के लिए एक सेशन होता है अवाड़ी में। और कब होता है ये सेशन? 1955 में ये सेशन होता है। इस सेशन में एक रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया गया। ये जो रेजोल्यूशन है इसमें क्या बताया गया कि जितने भी पुअर लोग हैं हमारे कंट्री के अंदर, उनके वेलफेयर की जिम्मेदारी खुद गवर्नमेंट ले लेगी। मतलब कंट्री के रिसोर्सेज गवर्नमेंट अपने पास रखेगी और उन्हें बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा लोगों के बीच में। फिर से मैं रिपीट करूंगा कि सोशलिस्टिक का मतलब क्या है, सोशलिस्टिक का मकसद क्या था। इस सोशलिस्टिक पैटर्न को एस्टेब्लिश करने के लिए एक सेशन होता है अवाड़ी में 1955 में। इस सेशन में एक रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया गया। उसमें बताया गया जितने भी पुअर लोग हैं हमारे कंट्री के अंदर, उनके वेलफेयर के लिए जिम्मेदारी लेगी गवर्नमेंट। मतलब कंट्री के जितने भी रिसोर्सेस होंगे वो गवर्नमेंट के पास रखेंगे और उन्हें बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा लोगों के बीच में। लेकिन इस सोशलिस्टिक के भी टाइप्स होते हैं। यहां पर इंडिया के अंदर किस टाइप के सोशलिज्म को अपनाया गया? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को अपनाया गया। इसका मतलब क्या है? इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, यानी कि जरूरी चीजें जो है उन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, लेकिन जो चीजें जरूरी नहीं है वो प्राइवेट सेक्टर के पास भी रहेगी। इसका मतलब यह है कि कंट्री के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी गवर्नमेंट खुद ही नहीं चलाएगी। कुछ चीजें ऐसी भी है जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी चला सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इस टाइम टेलीकॉम सेक्टर की बात करेंगे, गवर्नमेंट तो चला नहीं रहा था, बीएसएनएल को चला रहा था, वो भी तो बैठ चुका है। तो ये चीजें कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी चला सकता है। ऐसी करके बाकी चीजें है, या फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर रिसर्च है, ये चीजें ऐसी है जो कि खाली गवर्नमेंट रन कर सकती है, इसको कोई प्राइवेट इंडिविजुअल रन नहीं कर सकता है। तो वो चीजें जो कि कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, उन चीजों को यहां पर गवर्नमेंट ही चलाती है। लेकिन वो चीजें जो कि कंट्री के लिए उतनी ज्यादा भी जरूरी नहीं होती है, उन चीजों को चलाते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी। जैसे आप देख सकते हो कि इस टाइम कितनी प्राइवेट कंपनीज है, या गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता करके यहां पर अपनी गवर्नमेंट सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर्स में बेच रही है। जैसे कि एयर इंडिया को बेचा था, जैसे कि रेलवे की बात हो रही है। तो ऐसे ही करके यहां पर आप कह सकते हो कि इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी आप कह सकते हो कि हिंदुस्तान के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी है। यानी कि यहां पर कुछ हिस्सा गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी है और कुछ हिस्सा यहां पर लोगों के कंट्रोल में भी है, यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के कंट्रोल में भी है, जिसको हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। तो यहां पर याद रखोगे आप कि इंडिया के अंदर जो भी यहां पर सोशलिज्म है वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब दूसरा टाइप कौन सा होता है सोशलिज्म का? वो होता है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म को हम स्टेट सोशलिज्म भी कहते हैं। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में क्या होता है? यहां पर कंट्री के अंदर जितनी भी चीजें होती है वो सारी की सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल जो होता है, किसी के पास भी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है। जितनी भी चीजें होती है वो सारी की सारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। तो उसी को कहा जाता है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। लेकिन इंडिया के अंदर सोशलिज्म है, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, बताओ कि किस टाइप का सोशलिज्म है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है या कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, क्योंकि यहां पर सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही नहीं है। यहां पर बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर्स भी चलाते हैं, जिनको प्राइवेट कोई इंडिविजुअल भी चलाता है, जो कि गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मकसद क्या है? इसका मकसद है गरीबी को खत्म करना, इग्नोरेंस को खत्म करना, डिजीजेस को खत्म करना, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज को खत्म करना। यही मकसद है इस डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का। उसके बाद हम नेक्स्ट कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के अंदर मौजूद है, वो है सेक्युलर। एंड सेक्युलर वर्ड के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत ही बार पिछले फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी पढ़ा था। वहां पर हमने एक फीचर ये भी पढ़ा था, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर इस सेक्युलर को हम फिर से डीप से नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर ये हमारे इस टॉपिक के अंदर है तो यहां पर थोड़ा सा इसको डिस्कस कर ही लेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सेक्युलर के बारे में क्या याद रखोगे? ये जो सेक्युलर है ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले से नहीं था।
ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिएम्बल के अंदर जोड़ा जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 की मदद से। तो अभी तक आपने यहां पर दो वर्ड्स याद रखे। पहला हमने देखा कि सोशलिस्ट को इसी अमेंडमेंट की मदद से जोड़ा जाता है। अब यहां पर दूसरा वर्ड आया है सेक्युलर, एंड यहां पर आप बार बार इसी अमेंडमेंट के बारे में पहले से ही पढ़ते आए हो, एंड मैंने आपको बार बार बताया भी कि इस अमेंडमेंट की मदद से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतने ज्यादा बदलाव लाए गए थे कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो यहां पर इस सेक्युलर वर्ड को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 की मदद से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया जाता है। एंड सेक्युलर का मतलब हमने समझा है ऑलरेडी। सेक्युलर का मतलब क्या है कि ये जो हमारी कंट्री है इसका कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। एंड हिंदुस्तान के अंदर मैंने पढ़ाया था आपको कि यहां पर पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर किसी भी मजहब को यहां पर कोई खास तरजीह नहीं दी जाती है। किसी भी मजहब को यहां पर दूसरे मजहब के कंपैरिजन में कोई खास तरजीह नहीं दी जाती है। सारे के सारे डिफरेंट मजहब को मानने वाले जो लोग हैं उनको इक्वल देखा जाता है, हर एक की रेस्पेक्ट की जाती है। तो यहां पर अब यह समझने की बात है कि अगर 1976 के अंदर इस सेक्युलर को हमारे प्रिएम्बल के अंदर जोड़ा जाता है तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी कंट्री इससे पहले सेक्युलर नहीं थी? हां, इससे पहले भी हमारी कंट्री सेक्युलर ही थी, क्योंकि जो सेक्युलर कैरेक्टर्स है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इससे पहले भी मौजूद थे। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक, वो हमें मजहब की ही आजादी देते हैं। अब आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये क्या बता रहे हैं, इनको हमें तभी जाके पढ़ना है जब हम फंडामेंटल राइट्स के अंदर पहुंचेंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को हमें प्रिएम्बल के बाद ही स्टार्ट करना है। वहां पर और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि आर्टिकल्स को अब हमें हकीकत में देखना है। फिलहाल हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक को ही पढ़ रहे हैं, किसी भी आर्टिकल के बारे में हमने अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ा, क्योंकि आर्टिकल्स को हमने अभी स्टार्ट किया ही नहीं है। तो यहां पर आप क्या याद रखोगे कि अगर सेक्युलर वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था नहीं, लेकिन फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल्स है वो सेक्युलर कैरेक्टर को ही दिखाते थे। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आर्टिकल है वो हमें मजहब की आजादी देता है। वहां पर क्या लिखे हैं कि आपको जो चीज चाहिए वो मजहब आप अपना सकते हो, आपको जैसे जी चाहेगा अपनी इबादत कर सकते हो, आपको जैसे जी चाहेगा अपने मजहब की जो तालीम है वो आप आगे भी पहुंचा सकते हो। ये सारी की सारी आजादी पहले ही रखी गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया था, इसके अंदर पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। यानी कि यहां पर टोटली मजहब को साइड में नहीं रखा गया है, यहां पर मजहब, यहां पर कहा गया है कि हर एक मजहब को यहां पर बराबरी, इक्वलिटी दी जाएगी, हर एक मजहब को यहां पर इक्वल देखा जाएगा। ये नहीं कि कंट्री के अंदर जिनकी मेजॉरिटी है उनको ही यहां पर कोई खास तरजीह दी जाएगी, नहीं, जितने भी अलग अलग रिलीजन्स है उनको बराबर की यहां पर इक्वलिटी दी जाएगी। वही कहलाता है पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड के बारे में हमें पढ़ना है डेमोक्रेटिक के बारे में। यह बहुत ही इजी है, ऑलरेडी आपने इसके बारे में बचपन से ही पढ़ा है। पढ़ा होगा आपने कि इंडिया जो है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहां पे डेमोक्रेसी है। अब यहां पर सबसे पहले हम समझेंगे कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। डेमोक्रेसी के अंदर यहां पर दो ग्रीक वर्ड्स है, एक है डेमो, याद रखना ये दो ग्रीक वर्ड्स है। डेमो का मतलब होता है पीपल एंड क्रेसी का मतलब होता है रूल या गवर्नमेंट। तो इसका मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब है कि ये एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो कि लोगों की ही होती है। तो याद रखोगे आप, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, वो गवर्नमेंट जो कि लोगों की ही होती है। लोगों की ही कैसी होती है, क्योंकि लोगों ने ही इसके अंदर अपने नुमाइंदों को चुन के रखा होता है जो कि लोगों के ही बिहाफ पर काम कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जिन मिनिस्टर्स को हमने भेजा होता है चुन के, उनको हमने ही चुना होता है। तो इसीलिए जिसको हमने आगे भेजा है चुन के, तो वो लोगों के ही बिहाफ पे काम भी करेगा। तो इसका मतलब यह है कि ये
ये जो डेमोक्रेसी होती है ये एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो कि लोगों की ही होती है, जिसके अंदर लोगों ने ही अपने मिनिस्टर्स को चुन के रखा होता है। तो नीचे आके हम देखेंगे यहां पर अब्राहम लिंकन के बारे में। अब्राहम लिंकन के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी थी। इसने क्या बताया था कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो कि लोगों की होती है, लोगों ने ही बनाई होती है एंड लोगों के लिए ही होती है। तो अब्राहम लिंकन ने ये वाली डेफिनेशन दी थी डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी की अलग अलग डेफिनेशन है, जैसे एरिस्टोटल ने कहा था डेमोक्रेसी के डेफिनेशन को, इसने कहा था द रूल ऑफ मॉब। ऐसे ही करके बाकियों ने भी अलग अलग डेफिनेशंस दी थी डेमोक्रेसी की। उसके बाद डेमोक्रेसी के दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन सी डेमोक्रेसी होती है? एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एक ऐसी डेमोक्रेसी होती है जिसमें लोग अपने कंट्री के लॉज एंड पॉलिसी बनाने के लिए रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव लोगों के बिहाफ पर लॉज बनाते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। क्या है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एक ऐसी डेमोक्रेसी होती है जिसमें लोग अपने कंट्री के लॉज एंड पॉलिसीज बनाने के लिए रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं एंड वही रिप्रेजेंटेटिव लोगों के बिहाफ पर लॉज बनाता है, वो कहलाती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग डायरेक्टली वोट डालते हैं अपने कंट्रीज के लॉज बनाने के लिए, यानी कि यहां पर कोई बीच में होता ही नहीं है। अगर कोई लॉज बनाना होगा, अगर कोई भी कानून बनाना होगा, यहां पर लोग डायरेक्टली वोट डालते हैं वो कानून बनाने के लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। अब आपको यह समझ में आया होगा कि इंडिया के अंदर भी कौन सी डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी कानून बनाने के लिए हमने कभी खुद से वोटिंग की ही नहीं है। उस कानून को किसने बनाया है? जिन लोगों को हमने चुन के भेजा है वही लोग आगे जाके कानून बनाते हैं। यहां के लोग खुद वोट डाल के कोई कानून बनाते नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन सी कंट्री के अंदर है? स्विट्जरलैंड के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यानी कि वहां पर कोई भी कानून बनाना होगा वहां पर लोग डायरेक्टली ही वोट डालते हैं। जैसे यहां पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर कौन सी 4 डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आप थोड़ा सा याद रखोगे। इसके अंदर रेफरेंडम का इस्तेमाल किया जाता है, इनिशिएटिव का इस्तेमाल किया जाता है, रिकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, पेल्बिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर इन्हीं 4 डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है कोई भी वोटिंग करने के लिए। एंड दूसरा पॉइंट आप यहां पर याद रखोगे, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम में, बताओ कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम और किस नाम से जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। अब इस इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के भी 2 टाइप्स होते हैं। हमने फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके बारे में पढ़ा था। अब रिप्रेजेंटेटिव या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के कौन से 2 टाइप्स होते हैं? एक होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। जैसे इंडिया के अंदर है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड यूएसए के अंदर होती है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में हमने ऑलरेडी समझा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जहां पर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव होता है एंड जो यहां पर एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेजिस्लेटिव के ही मेंबर्स होते हैं। अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं है, पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की चीजें अगर आपको समझ में नहीं आई है या पढ़ा नहीं है, तो आप जाके मेरे पिछले वाले चैप्टर के लेक्चर्स देख सकते हो। वहां पर आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझ में आ जाएगा और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी समझ में आ जाएगा। ये थे हमारे प्रेएम्बल के 4 कीवर्ड्स। आई होप कि ये चारों आपको समझ में आए होंगे। अभी और कीवर्ड्स के बारे में पढ़ना है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और कीवर्ड्स के बारे में अच्छे से समझेंगे। आई होप कि ये चारों के चारों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इन चारों में से कहीं पर किसी भी पॉइंट के अंदर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ।